Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 3rd of May 2021, Monday. Inspiration of the day is challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. COVID relief measures in works. As the Indian economy continued to battle the deadly second wave of COVID-19 pandemic, the number of strategists, policymakers, as well as the industry representative bodies are continuously demanding the government and RBI to provide certain relief measures. क्यों? क्योंकि कोविड 19 की जब पहली वेव आई थी, फर्स्ट वेव जो कि मार्च 2020 में जिसका मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला था, उस वेव के ड्यूरेशन में बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हुए थे। जितनी भी इंडिया में बिजनेस सेक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट हुए थे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वर एट देयर लोवेस्ट वैल्यूएशन स्टेज, डिमांड सबड्यूट हुई थी, सप्लाई डिस्टॉर्ट हुई थी, लेबर रिवर्स लेबर माइग्रेशन हुआ था, जिसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ऑल्दो फर्स्ट वेव को तो हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ने ऑप्टिमली कंट्रोल कर लिया था और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी रिकवरी के पाथ पर आ गई थी। बहुत सारे जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, दे वर स्टार्ट इम्प्रूविंग। और जबकि नया फाइनेंशियल ईयर जो आ रहा था उसमें ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट से होगी। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने तो डबल डिजिट ग्रोथ प्रेडिक्ट करी थी, क्योंकि सेकेंड वेव को लेकर के एज सच किसी भी स्टेट ने नहीं या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेकेंड वेव के बारे में क्या सेकेंड वेव का इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं प्रिडिक्ट किया था। हालांकि साइंटिस्ट का इस पर अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो सेकेंड वेरिएंट आया है कोविड 19 का, इस वेरिएंट के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले ही इन्फॉर्म किया गया था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी ऐसा रिलीफ मेजर या सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं लिया कोविड 19 के सेकेंड वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से ये अब इस जो कंडीशन है वो अनकंट्रोलेबल हो गई है। हालांकि अभी कोविड 19 की अगर हम बात करें, जो सेकेंड वेव है कोविड 19 की, इसमें हमें लोकलाइज लॉकडाउन तो देखने को मिल रहे हैं, बट ऐसा पिछली जो फर्स्ट वेव में जैसा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था वैसा लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अभी इम्पोज नहीं किया है। हालांकि बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, दे आर कंटिन्यूसली डिमांडिंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पर जाना चाहिए, इवन फॉर फ्यू वीक्स। यूएस की तरफ से भी प्रेशर आया कि गवर्नमेंट of India should think about the economic shutdown, not for months but for weeks, so that second wave of COVID-19 can be कंट्रोल। हालांकि गवर्नमेंट का कोई अभी इस पर सच सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स नहीं है। लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में क्या इंडियन इकोनॉमी फिर से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पे जाती है या नहीं जाती है। लेकिन लॉकडाउन तो एक अलग बात है, कोविड 19 की जो सेकेंड वेव आई उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड अफेक्ट करी है, इकोनॉमिक अनसर्टनिटी बढ़ी है, जिससे बिजनेस फिर से इम्पैक्ट हुआ था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि जबकि वो रिकवर कर रहे थे, कोविड 19 की फर्स्ट वेव से ही रिकवर कर रहे थे, रिकवरी कंप्लीट हुई भी नहीं थी, इंडियन इकोनॉमी भी रिकवरी की स्टेज पर थी, कोविड 19 की सेकेंड वेव आ गई, जिसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माइक्रो एंड मैक्रो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो भी रिलीफ मिला था, जो भी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था, उसका आउटकम आता सामने उससे पहले कि दे आर ऑल अगेन सफर्ड और stroked by the second COVID-19 wave. And that is why small business organization and other industries are now asking for certain relief measures from government of India. हालांकि गवर्नमेंट का इस पर अलग पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट का ये कहना है कि सेकेंड वेव में ऐसा कोई कोविड 19 रिलेटेड लॉकडाउन या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अभी भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट इज़ not considering this option to provide any economic relief package to business organization. But कुछ sectors का ये कहना है कि whether there is a strict lockdown or not, their sector, their business has significantly impacted, just like hospitality sector, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन ना होने के बावजूद भी अफेक्ट हुए हैं, इवन कोविड 19 की सेकेंड वेव में। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि कुछ सेक्टर्स में जहाँ पर स्ट्रेस बिल्डअप हुआ है, गवर्नमेंट इज़ कंसीडरिंग
the option with RBI and exploring how to tackle the current situation. तो फिलहाल के लिए MSME और जो कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर हैं जो कोविड स्पेशली कोविड-19 की वेव से इम्पैक्ट हुए, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रही है कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, ECLGS स्कीम है, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए या कोई नई स्कीम पर्टिकुलरली MSME को ध्यान में रखते हुए या ऐसे सेक्टर जो इम्पैक्ट हुए हैं कोविड-19 की वजह से उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट लॉन्च करे। हालांकि अभी कोई ऐसा मेजर डिसीजन नहीं लिया गया है और गवर्नमेंट और RBI दोनों का ही ये कहना है कि जो भी रिलीफ मेजर होगा भी तो वो अभी इमीडिएटली अनाउंस नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट का फोकस अभी कोविड को कंट्रोल करने में है, ना कि किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज को अनाउंस करने में। तो दे आर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस बट स्टिल इमीडिएटली कोई भी ऑप्शन या कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करने नहीं जा रही है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीम का नाम आया है, दैट इज़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि व्हाट इज़ दिस स्कीम ऑल अबाउट, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, एंड व्हाई गवर्नमेंट इज एक्चुअली प्लानिंग टू एक्सटेंड दिस स्कीम टू सपोर्ट द MSME एंड द स्ट्रेस बिल्ड सेवरल सेक्टर्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 3। गूगल टैक्स US IT स्टील लॉबीज बैक एक्शन अगेंस्ट इंडिया। गूगल टैक्स को लेकर के, डिजिटल टैक्स को लेकर के, इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के बहुत लंबे टाइम से, हम कहते हैं 2-3 साल से इंडियन गवर्नमेंट और USA के बीच में क्लैशेस जनरेट हो रहे हैं। रिसेंटली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2% का गूगल टैक्स इंक्रीज़ किया था। जितनी भी जो टेक मार्केटिंग कंपनी या IT मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उन पर। अब यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुआ है गूगल टैक्स, प्रॉबेबली मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट इज़ गूगल टैक्स। अगर जिनको नहीं पता है, जो नए स्टूडेंट या नए व्यूअर्स जुड़े हैं, तो डिस्क्राइब सेक्शन में एक पर्टिकुलर वीडियो है जो सिर्फ गूगल टैक्स पर बना है। 10-15 मिनट का वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो गूगल टैक्स को लेकर के पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और USA के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जैसे 2% इक्वलाइजेशन लेवी बढ़ाया तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो अमेरिका की जो टेक कंपनीज़ हैं, टेक जायंट्स हैं, उन पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, दे बिलोंग्स टू अमेरिका और USA। तो उन USA का ये कहना है कि इंटेंशनली USA की कंपनीज़ को हार्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2% इक्वलाइजेशन लेवी बढ़ाया है, जिसको लेकर के कई सारे रिपरकशन भी देखने को मिले, डेलिब्रेशंस भी देखने को मिले। USA ने कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करने का थ्रेट भी दिया है, और हालांकि कई बार नेगोशिएशन से ये चीज़ें टाली गई हैं। अगर आपको याद हो, प्रेफरेंशियल जो लिस्ट थी उससे भी इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं 2000 प्रोडक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली, उनको रिमूव कर दिया था। जो डेवलपिंग कंट्री का टैग है इंडियन इकोनॉमी से, वो भी रिमूव करने की बात कही गई है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज जनरेट हुए थे बिकॉज ऑफ दिस गूगल टैक्स। तो अभी इन सारे प्रेशर के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था, जो 2% गूगल टैक्स इंक्रीज़ किया था मार्केटिंग कंपनीज पर, उसको रोल बैक नहीं किया है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब जो अमेरिका की टॉप टेक लॉबी है, बेसिकली जो इंटरनेट एसोसिएशंस कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, हम गूगल को भी ले सकते हैं, वॉलमार्ट को भी ले सकते हैं, जितनी भी अमेरिका की जो कंपनीज है बेसिकली टेक में डील करती हैं, मार्केटिंग में डील करती हैं, IT रिलेटेड या इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज में डील करती हैं, दे आर नाउ बैकिंग द रिटेलिएटरी टैरिफ अगेंस्ट इंडिया। वो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, जो USA की गवर्नमेंट है, उस पर प्रेशर बिल्डअप कर रही है कि वो इंडिया के अगेंस्ट रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करें अगर इंडिया इस यूनिलैटरल और डिस्क्रिमिनेटरी इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स को रिमूव नहीं करता है। तो अभी तक क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रोल बैक नहीं किया है, तो कंटिन्यूअसली प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। Apart from it, this technical lobby or tech lobby also urged the US to help build a global consensus around the developing a modern, fair and global approach to taxing the digital services. और कई सारी जो टेक लॉबीज़ हैं कंटिन्यूअसली, आज ही नहीं, कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट, US गवर्नमेंट में या अदर जो गवर्नमेंट्स हैं उन पर फोकस करती हुई या प्रेशर डालती हुई आ रही कि कोई एक यूनिफॉर्म एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए गूगल टैक्स के लिए, डिजिटल टैक्स के लिए, जो कि इस तरह के यूनिलैटरल मेजर्स जो कंट्री अपने तरफ से इम्पोज करती हैं
कंपनीज पर, फॉरेन कंपनीज पर, उसको रोका जा सके। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी इंक्रीज़ किया है, इसको जो भी अमेरिकन टॉप कंपनीज हैं, टेक जियांट्स है, दे आर सेइंग इट इज़ यूनिलैटरल एंड डिस्क्रिमिनेटरी एज वेल एज अनलॉजिकल, रैशनल नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, जानबूझकर इंटेंशनली इंडियन गवर्नमेंट ने इस 2% इक्वलाइजेशन लेवी को इम्पोज किया है आईटी मार्केटिंग कंपनीज पर, जिससे कि जो नुकसान है आईटी कंपनी को, स्पेशली अमेरिकन कंपनीज को नुकसान हो सके और वो अपने डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट कर सके, ऐसा उनका कहना है। मोर स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेटरी है। तो टेक लॉबी के अलावा अगर हम बात करें तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो एसोसिएशन है यूएस में, उसने भी इस पर्टिकुलर प्रपोजल को स्ट्रांगली बैक किया है कि इंडिया पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने चाहिए इन ऑर्डर टू एड्रेस द कंसर्न रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय इंडियन स्टील प्रोड्यूसर। और इवन स्टील मैन्युफैक्चरर एसोसिएशंस ने तो ये भी कहा है कि ओवर जो 200 एडिशनल टैरिफ लाइंस हैं रिलेटेड टू स्टील सेक्टर इन द रिटेलिएटरी टैरिफ, उसको भी इम्पोज कर देना चाहिए। तो स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने, टेक जियांट्स ने या टेक लॉबी ने स्ट्रांगली बैक किया है रिटेलिएटरी टैरिफ मेजर को। अगर हम बात करें अपोजिशन की, तो देखें कि भाई कुछ तो सेक्टर्स एसोसिएशंस हैं या लॉबीज़ हैं जिन्होंने बैक किया है कि इंडिया पर रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज किया जाए, बट ज्वेलरी एसोसिएशंस और ज्वेलर्स इन इंडिया, इवन इन यूएसए जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है, दे स्ट्रांगली अपोज दिस पर्टिकुलर यूएस प्रपोजल टू इम्पोज रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन इंडिया। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ऐसा नहीं कि वो बहुत इंडिया का भला चाहते हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इंडिया पर बहुत ज़्यादा रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए जाएंगे स्टील प्रोडक्ट्स पे या आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे या अदर प्रोडक्ट्स पे, तो जो इंडिया का ट्रेड है दैट विल बी डाइवर्टेड टूवर्ड्स चाइना की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, और वहाँ के जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस आर्टिसंस हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि इवेंचुअली जो अमेरिका की टेक जियांट्स हैं या जो बड़ी कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, जो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, फिर उन पर उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो ज्वेलरी और ज्वेलर्स एसोसिएशन इंडिया यूएसए में दोनों ने ही इस पर्टिकुलर रिटेलिएटरी टैरिफ का जो प्रपोजल है उसको बैक किया है। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो अमेरिका ने इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो ट्रेड होता है उसकी लिस्ट से हटा दी, जिसमें इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्रोडक्ट लिस्टेड थे जिनके तहत इंडिया के प्रोडक्ट को अमेरिका की मार्केट में टैरिफ फ्री एंट्री मिलती थी या कम टैरिफ पड़ते थे। तो यूएसए ने ये भी कहकर इंडिया को हटा दिया था इस सिस्टम से कि इंडिया अब डेवलप हो गया है, दैट पर्टिकुलर प्रेफरेंशियल जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट के लिए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। इंडिया हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड अ लॉट, तो इंडिया को अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस पर भी कई सारे डेलिब्रेशंस हुए कि क्या यूएस का ये मूव सही है, क्या इंडिया को डेवलप कंट्री माना जा सकता है, क्या इंडिया इसके अगेंस्ट कोई रिटेलिएटरी मेजर्स लेगा। हालांकि जैसे ही इंडिया को इस लिस्ट से हटाया गया था, इंडिया ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करने की बात करी थी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नेगोशिएशंस के बाद वो पर्टिकुलर डिसीजन अभी भी होल्ड ऑन है। So in its comment to US Trade Representative, that is USTR, over the retaliatory tariff proposal, the association, which represents over 40 of the world leading internet companies including LinkedIn, Netflix, Microsoft, Google, expressed hope that the center government will roll back this discriminatory tax before escalation occurs. तो आप याद रख सकते हैं इन कंपनीज का नाम, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब ने सपोर्ट किया है रिटेलिएटरी टैरिफ को अगेंस्ट इंडिया के, जिनके पीछे हम सब अपना खूब सारा पैसा खर्च करते हैं। फिलहाल के लिए यूएस में भी इसके अगेंस्ट थोड़ा सा अपोजिशन देखने को मिला है रिटेलिएटरी टैरिफ जो इंडिया पर इम्पोज करने की बात हो रही है। Although the Biden administration has threatened India with a retaliatory tariff up to 20% ad valorem on a slew of Indian products. तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे तब तक के नेगोशिएशंस के थ्रू रिटेलिएटरी टैरिफ्स को रोका गया कि इंडिया पर किसी भी तरह का रिटेलिएटरी टैरिफ ना पड़े। जनरली इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस में रहता है। अगर ट्रेड की बात करें तो यूएस जो है वो इंडिया ट्रेड सरप्लस में रहता है। तो इंडिया ने कई सारे राउंड ऑफ नेगोशिएशन, डेलिब्रेशन किए, इनिशिएट किए, जिससे कि जो रिटेलिएटरी टैरिफ की बात हो रही है वो आगे ना बढ़ सके, जो इंडिया के अगेंस्ट लगने की बात हो रही है। अब चूंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, पॉलिटिकल रेजिम चेंज हो गया है,
तो अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो उन पर प्रेशर पड़ रहा है टेक्निकल लॉबी से, स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से, जो अदर रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस हैं सेक्टर्स के, इंडस्ट्रीज से, उनसे प्रेशर पड़ रहा है कि वो इंडिया को थ्रेटन करें कि अगर इंडिया ने गूगल टैक्स या जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको रिमूव नहीं किया तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर एड वैल्यूम 25% तक रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं? बेसिकली श्रिम्प, बासमती राइस, गोल्ड, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 25% एड वैलोरम टैक्स रिटेलिएटरी टैरिफ ऐड करने की बात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कही है। अगर इंडिया 2% इक्वलाइजेशन लेवी जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर इंडिया ने अप्रैल 2020 में इंट्रोड्यूस किया था उसको रिमूव नहीं करता। लेट्स सी क्या डिसीजन लेता है, क्या इंडिया प्रेशर में आता है। हालांकि पिछले कुछ 1-2 साल से इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर इक्वलाइजेशन लेवी के लिए या उसको रिमूव करने के लिए या रोल बैक करने के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। इट्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। आप देख सकते हैं some other news clips. Center yet to place fresh vaccine order. वैक्सीन अवेलेबिलिटी को लेकर के, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। 1 मई से स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे स्टेट्स में 18 से ऊपर के जो सिटीजन हैं उनको वैक्सीन की डोजेस देना, बट कुछ स्टेट्स की बात करें जहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है क्योंकि उनको वैक्सीन का लॉट अवेलेबल नहीं हुआ। इवन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी तक किसी भी तरह के फ्रेश लॉट का ऑर्डर नहीं किया है। सो amid a slow start, state ink pacts with vaccine companies, but despite several vaccination centers around the country running dry, गवर्नमेंट, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही, हैज़ नॉट ऑर्डर्ड एनी फ्रेश वैक्सीन। तो जो भी वैक्सीनेशन की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। ऑल्दो जो सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक की अगर हम बात करें तो दे ऑल हैव फिनिश्ड द डिलीवरी ऑफ देयर करंट ऑर्डर्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन एंड 20 मिलियन डोजेस। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत स्पीड में बढ़ा रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और स्पीड में डिलीवर कर रहे हैं, बट अभी सेंटर की तरफ से कोई भी फ्रेश ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है फॉर द वैक्सीनेशन। तो क्या स्पीड में वैक्सीनेशन चलेगा, सब राम भरोसे है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया INC's फॉरेन बोरोइंग्स जब 24% टू $9 बिलियन इन मार्च। तो इंडिया की जो कंपनीज है, बेसिकली जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो होती हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस अकाउंट में कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, कैपिटल, करंट या अदर अकाउंट्स में। तो अब आते हैं वापस, जो बेसिकली इंडियन कंपनीज जो बाहर के मार्केट से बोरोइंग्स करती हैं, जिनको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं, पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे बोरोइंग करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 25% तक इंक्रीज किया है इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर दिस ईयर एज पर द RBI डेटा। अगर क्वांटम की बात करें तो $9.23 बिलियन का जंप देखने को मिला है। 2-3 क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ पर कि क्यों एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स करती हैं इंडियन कंपनीज जबकि हमारे ऑलरेडी फंड अवेलेबल है। इंडिया में फंड अवेलेबल है, डेफिनेटली हो सकता है कई बार फंड की क्राइसिस भी होती है, इसकी वजह से भी जो कंपनीज हैं वो एक्सटर्नल बोरोइंग्स करती हैं। और जो मेन रीज़न होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का वो ये होता है कि उनको बाहर फॉरेन मार्केट से या बाहर की मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबल होता है, बोरोइंग्स अवेलेबल होती हैं इन कंपैरिजन टू द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट से कॉस्टली लोन उनको मिलता है जनरली, और कई बार ऐसा होता है कि अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्राउडिंग इफेक्ट भी होता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट जब बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स कर लेती है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बोरोइंग के लिए स्पेस नहीं रह जाता। सो इन दैट केस ऑल्सो इंडियन कंपनीज और other companies look forward for the external commercial borrowings. Apart from this, जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि बाहर से उनको जो पैसा मिलता है, जो लोन मिलता है, वो इन कंपैरिजन टू द डोमेस्टिक लोन वो थोड़ा सा चीप होता है। तो अब उनको पैसा चाहिए इंडियन कंपनीज को, वहीं से पैसा लेंगी कंपनीज जहाँ से उनको सस्ता मिल रहा है। एज ए इन्वेस्टर हमें इस बात से मतलब नहीं कि हमारी डोमेस्टिक से पैसा ले रहे हैं, बाहर से पैसा ले रहे हैं, केवल हम वो वेन्यू चूज़ करेंगे, वो कैश इनफ्लो का मीडियम चूज़ करेंगे जो कि हमारे लिए चीपर होगा। तो Indian firms had raised approximately $7.44 billion from the foreign market in the same period a year ago. तो 24% का अप्रॉक्सीमेटली जंप देखने को मिला है, एंड डेफिनेटली दिस जंप इज इंडिकेटिंग दैट इंडियन इकोनॉमीज और इंडियन कंपनीज और INCs और
ऑल प्रिपेयर्ड फॉर रिकवरी पाथ। अभी बोरोइंग्स कोई क्यों करेगा, कोई कंपनी क्यों करेगी, जब उसके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही होंगी, बिजनेस रन कर रहा होगा, देन टू कंपनीज गो फॉर बोरोइंग इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट and working capital requirement and other daily expenses. So this particular borrowing numbers indicating a good growth potential for Indian economy. हालांकि मोड की बात करें तो जनरली ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के थ्रू ही मनी रेज किया गया है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि नो मनी वॉज रेज थ्रू द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जिसको हम कॉमन फॉर्म में बोलते हैं मसाला बॉन्ड। इस फॉर्म में कोई भी फंड रेज नहीं किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंड रेजिंग मीडियम था एक साल पहले। तो कंपनीज जो है, ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली कौन से मेन जिन्होंने फंड रेज किया है, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी विदेश, आरईएल लिमिटेड वर द 3 players दैट रेज द मनी इन द अप्रूवल रूट कैटेगरी। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने भी फंड रेज किया है इंटरनेशनल मार्केट से, फॉरेन मार्केट से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लो बेस इफेक्ट पुशेस अप्रैल एक्सपोर्ट अप बाई 197%। डेफिनेटली पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम इस साल के कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ हो, सब ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, पिछले टाइम इस टाइम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था इंडियन इकोनॉमी में, जिसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अफेक्ट हुई थी, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही क्यों ना हो। तो उस पर्टिकुलर लोवेस्ट, जब ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी अपनी लोवेस्ट स्टेज पर थी, रिसेशनरी स्टेज पर थी, उस समय से अगर हम आज का कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी, परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा कंपैरिजन में। आज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आज के जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बट दैट डज नॉट इंडिकेट द प्रोग्रेशन और द ग्रोथ इटसेल्फ। अगर एक्चुअल कंपैरिजन करना है तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड कंपैरिजन करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। फिलहाल के न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया मर्केंटाइज एक्सपोर्ट नियरली ट्रेल्ड इन अप्रैल टू $30.21 billion, that is approximately increase of 200% year on year basis, and that is mainly due to the low base effect as COVID induced nationwide lockdown a year ago halted the economic activities. तो अगर हम इसका पिछले साल से कंपेयर करेंगे, 2019 के पीरियड से कंपेयर करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तभी भी थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। दिस इज द डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 20, दिस इज द डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एंड दिस इज द डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। और 21 में क्यों था हमें पता है, उसमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब डाउन था। तो उसके कंपेरिजन में अगर हम देखें तो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है इंक्रीज, बट एक्चुअल जब हमें इंक्रीज देखना है तो हमें देखना होगा पिछले जो नॉर्मल ईयर था बेसिकली, यानी फाइनेंशियल ईयर 20, यानी 2019 अप्रैल और मार्च के मंथ में जो डेटा था, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमें ज़्यादा रियल पिक्चर देखने को मिलेगी। ऑल्दो पिछले साल के कंपैरिजन में भी, उस साल के जो नॉर्मल ईयर की बात हम कर रहे हैं 2019, उसके कंपैरिजन में भी इस बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा सा बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 16% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अभी इकोनॉमिक लॉकडाउन नहीं हुआ, तो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी इज ऑल ऑन द रिकवरी पाथ। स्टिल वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला जो पिछली बार कोविड-19 की फर्स्ट वेव में देखने को मिला है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Turkey adds crypto exchanges to terror funding regulations. So a presidential decree published on Saturday added cryptocurrency exchange to a list of firms covered by Turkey terror financing and money laundering. तो जहाँ सारे कंपनीज, बड़ी बड़ी कंट्री जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सब इन्वेस्ट कर रही हैं क्रिप्टो करेंसीज में। इंडिया भी इस पर्टिकुलर बिल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना है, कि लीगल करना है। वहीं पर टर्की ने प्रेसिडेंशियल डिक्री के थ्रू क्रिप्टो एक्सचेंज को टेरर फंडिंग रेगुलेशन या टेरर फंडिंग डोमेन में डाल दिया है। सो दैट दिस डिसीजन विल मेक इमीडिएट इफेक्ट एंड डेफिनेटली इट विल मेक ईजियर फॉर द फाइनेंशियल वॉचडॉग टू इन्वेस्टिगेट डिजिटल करेंसी होल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंशियल डिक्री। एंड इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव कि किसी कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एक्सचेंज को टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के डोमेन में डाल दिया है। डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में हमें क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में कुछ डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। सो दैट्स all for today, students. If you have any query and suggestion, you can write on comment section. If you want my lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram. Please like, share and subscribe. Thank you.